चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास में आएंगे आप लोग एक साथ, और बताइए आवाज़ तो आ रही है ना? आप लोगों के पास आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार पहले कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। आ जाओ, जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो। आवाज का कोई इशू तो नहीं है? चलिए, शाबाश। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। आ जाइए क्लास में फटाफट से। कैसे हो आप मैम? बढ़िया है, एकदम मस्त है, आप लोगों के जैसे। हाँ, आवाज तो सही है ना? एक बार बताओ जल्दी से। यस मैम, सही है। हाँ, चलिए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, कल जो हमने क्लास करवाई थी ना, कल हमने 70 क्वेश्चन तक करवा दिया था, है ना? 71 क्वेश्चन से हमें आज स्टार्ट करना है, ठीक? तो रेडी है सभी लोग? 71 क्वेश्चन से स्टार्ट की जाए अपनी क्लास को। बताइए आप लोग। यस मैम, सही है सब कुछ। हाँ, चलो, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। चलिए, शाम को 7 बजे ये क्लास होती है डेली आपकी जीकेजीएस की, सभी को जोड़ना है, ठीक है? चलिए, लीजिए, इसमें पूछा गया है ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लिखा है, ठीक है? पूछा गया है ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया था? बताइए क्या होगा। आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया था। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है? बीच में जो ये खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, इसको हम देशांतर कहते हैं, लास्ट क्लास में बता चुके हैं। और इसी को हम 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, देशांतर, ठीक है? क्या होता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके अगर हम इस तरफ जाते हैं तो समय हम लोग प्लस कर लेते हैं, अगर हम इस रेखा के इस तरफ जाते हैं तो समय में माइनस कर लेते हैं, ठीक है? तो बस यही चीज पूछा गया है कि समय कटिबंधों को जो ये बांटा गया है, कब बांटा गया है। तो याद रखना 1884 में इसको बांटा गया है। हाँ, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, शाबाश। आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, बताएंगे? हाँ, सभी लोग बताएंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 डिग्री इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है भारत के मानक, दिया गया है भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल से रट के रखना है। यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है भारत का। कहाँ का? भारत का। अभी 2 दिन पहले एक लोगों ने पूछा था कि मैम क्या यही है जो इलाहाबाद से जाती है? तो यही है, ये जो आपका भारत का मानक समय रेखा है ना, ये अपने भारत में इलाहाबाद के नैनी से जाती है, ठीक है? इलाहाबाद के नैनी से जाती है अपने यूपी में, ठीक है? तो और इसकी जो इसका जो देशांतर है ना, वो है 82.5 डिग्री। कौन सा है? 82.5 डिग्री देशांतर है। और ये पड़ता है आपका कौन सा? पूर्वी देशांतर पड़ता है। ये 82.5 है, इसमें लिखा है, ठीक है? आधा कट गया है उसमें। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हम भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं, आपको याद रखना है। हाँ, मिर्जापुर भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, वहीं पास में ही है, इसलिए मिर्जापुर भी सही हो जाएगा, ठीक है? चलो, पूछा गया है भारत का समय जो है ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटे आगे है। मतलब हमारा ये भारत है, और देशांतर में हमने ये वाली रेखा गोल गोल पढ़ी थी ना, ये ऊपर से नीचे को जाती है 0 डिग्री देशांतर वाली। इससे हमारे भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5, इसके बीच का टाइम कितना है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है? तो ये है आपका, ये ऑप्शन सी है लिखा है, ये 5.5 घंटे आगे है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5.5 घंटे ये आगे है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, कौन से देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, बताइए। तो याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और यही वो लाइन है, यही वो देशांतर रेखा है जिसके दोनों तरफ तिथियों में एक दिन का अंतर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाता है 180 देशांतर रेखा को कितने बार मोड़ा गया है, तो इसको 3 बार मोड़ा गया है। कितने बार, 3 बार मोड़ा गया है। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पर जैसे कोई एक पूरा महाद्वीप पड़ गया या देश पड़ गया तो एक ही देश के 2 टाइम हो जाएंगे, इसलिए इसको यहां से ऐसे करके मोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हाँ, सभी को राधे राधे, आ जाइए फटाफट से। पूछा गया है सूर्यातप, बताइए इंसोलेशन किसे कहते हैं हम, बताइए इंसोलेशन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। सूर्यातप, सूर्य से समझ में आ रहा है सूर्य, और तप मतलब तापमान। सूर्य का जो तापमान हम लोगों को प्राप्त होता है वही सूर्य तप होता है। मतलब पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य तप बोलते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश, आंसर करते रहिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए, सभी लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पूछा गया है सूर्य तप सर्वाधिक कहां पर होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सूर्य तप मतलब सूर्य जो है सबसे ज्यादा जो अपनी ऊष्मा प्रदान करता है वो धरती में कहां पर करता है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका सूरज चाचा है। ठीक है, अब सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो सबसे ज्यादा कहाँ, ये वाले एरिया में पड़ेगी सबसे ज्यादा, है ना, ये वाले एरिया में। तो ये बीच में हमने एक रेखा पढ़ी थी, आपको याद होगा, थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं। बीच में हमने एक लाइन बताई थी 0 डिग्री की, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसी के जस्ट ऊपर 10 डिग्री चलने पर और इसी के नीचे 10 डिग्री चलने पर ये वाला जो एरिया होता है ना, पृथ्वी का बीचों बीच की बेल्ट होती है, ये सबसे ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, मतलब कि सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो यही वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, कुल मिलाकर ये कहने का मतलब। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को हम क्या बोलते हैं, सूर्य तप में सबसे ज्यादा होता है इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम होने का कारण क्या है। अब बताओ फटाफट से, हमने आपको बता दिया रीजन कैसा क्या होता है, बताइए 78 नंबर पे आइए, क्या होगा। तो समझ में आ गया होगा इसको, हमने अभी अभी डायग्राम से बता दिया कि सूर्य जो है ऐसे 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 होगा, ये अपनी इतनी बड़ी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें कौन सी होंगी, कहाँ पड़ेंगी, सबसे ज्यादा बीचों बीच पड़ेंगी। अब यहाँ जाते जाते ये फिसल जाएंगी, मतलब तिरछा हो गया इस वजह से, है ना। तो ध्रुवों की ओर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवों पर विषुवत रेखा का कितना प्रतिशत है जो सूर्य तप प्राप्त होता है, ध्रुवों पर कितने प्रतिशत प्राप्त होता है, ये आपको पूछा गया है सूर्य तप, बताइए फटाफट से करेंगे आंसर। मजा आ रही है ना क्लास में, और देखिए क्लास को लाइक भी करेंगे अगर पसंद आए क्लास। ठीक है, हाँ 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। ये जो 40% दिया है ना, 40% मिलता है। ठीक है, याद रखना है ध्रुवों पर जो मिलता है ना वो 40% धूप पहुंचती है, बाकी जो धूप होती है ना 100% वो आपकी भूमध्य रेखा में पहुंच जाती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे, दिया है पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है। अब बताइए, सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है, अब ये सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वो ऐसे ऐसे करके पड़ रही हैं, और ऐसे ऐसे वाली लाइन को क्या कहते हैं, फटाफट से बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका 80 नंबर पे, फटाफट से लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है। हाँ विशाल कुमार, वेरी गुड, सिप्रा शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश के अनुसार होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ताप की द्योतक रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर होती है, विषुवत रेखा होती है, नहीं देशांतर होती है, अक्षांश रेखा होती है,
2 क्वेश्चन और दे देगा। तो आपको याद रखना है जो ताप का विभाजक होता है या ताप की द्योतक होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड लाइन होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये टेम्परेचर को व्यक्त करती हैं, ताप को बताती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को द्योतक होती हैं, मतलब समय बताती हैं देशांतर रेखाएं, और लैटिट्यूड जो होती हैं वो आपका टेम्परेचर शो करती हैं। ठीक, आगे दिया गया है सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल की किन क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा। ऊपर से जा रहा है, बहुत पता है, बहुत नॉर्मल वे में बता रहे हैं आप लोगों को। अब इससे ज्यादा छोटी, मतलब इससे ज्यादा लो कैटेगरी हो ही नहीं सकती है। और देखिए ऊपर से जा रहा है, जाने दीजिए, कुछ दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिवीजन करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। पूछा गया है सूर्य तक के वितरण पर वायुमंडल की किन क्रियाओं का प्रभाव रहता है, क्या होगा। तो देखिए सूर्य तप पर हमें परावर्तन भी देखने को मिलता है, जब किरणें आती हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं। प्रकीर्णन मतलब छोटे छोटे कणों से विभक्त होकर यहाँ वहां फैल भी जाती हैं। अवशोषण, कुछ पृथ्वी में अवशोषित भी हो जाती हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं ये यहाँ पर होती हैं सूर्य तप में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है, बताइए। कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो याद रखना कटिबंध क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं। पृथ्वी होती है, पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं, शाबाश। चलिए तो देखिए क्या हमने बताया, कटिबंध की बात हो रही है, तो कटिबंध का मतलब होता है 3 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो ये मेन वाला एरिया है ना, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये तो जानते हैं आप लोग, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी को हम उष्ण, मतलब उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी होता है ना, तो इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। जो गर्म एरिया होता है, यहाँ सूर्य लगातार मतलब पूरे साल भर यहाँ पर सूर्य बराबर चमकता रहता है, तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उष्ण कटिबंध के ही कारण इसको हम क्या कहते हैं, मतलब गर्मी के कारण ही हम इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा नंबर का ये वाला एरिया आता है आपका। ठीक है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि कम गर्मी होती है और कम ठंडी होती है, मतलब मेन बराबर बराबर चीजें होती है, इसलिए हम इसको समशीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। हाँ, हिस्ट्री भी करवाएंगे, परेशान नहीं हो, इसीलिए हम इसको समशीतोष्ण बोल देते हैं। ठीक है, ये भी यही हो जाएगा। और फिर जो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये पृथ्वी का सबसे ध्रुव वाला पॉइंट जो होता है, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी को जो ये 3 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है, तो लाइनें हमें कौन सी दिख रही है, बताइए। अक्षांश रेखाओं के दम पर बांटा गया है ना इसको, तो अक्षांश के अकॉर्डिंग ही इसको बांटा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षांश सही हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कटिबंध क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, बताइए। कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये आपको बताना है। जहां आप लोगों को लगे कि मैम ज्यादा समझा रही हैं, आप सीधे भगाइए, तो आप बता देना, हम सीधे भगना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन ही करवाएंगे, डिटेल नहीं पढ़ाएंगे फिर। तो कितने कटिबंधों में बांटा गया है, अभी अभी जस्ट हमने बताया, 3 कटिबंधों में इसको हमें बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, बताइए। भूमध्य रेखा की बात हो रही है। अब देखिए ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा कहां से जाती है, बीचों बीच से जाती है। ठीक है, अच्छा भगाना है, चलिए तो फिर भगाते हैं स्पीड में। तो भूमध्य रेखा बीचों बीच से जाती है। अब ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो आंसर आपका 2 बराबर भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया गया है उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से। अभी अभी हमने पूरा समझा दिया है आपको, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं। चलिए ये चीज आपको थोड़ा सा नहीं बताई है, ये भी समझिए। ये हमने बीच वाली लाइन पढ़ी जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसका नाम क्या रखा हमने, भूमध्य रेखा रखा। ठीक है, इसके ऊपर एक आती है, एक नीचे आती है, इसका नाम हमने रखा 23.5 डिग्री, और ये नीचे वाली भी 23.5 डिग्री है। लेकिन ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली का नाम हमने दे दिया कर्क रेखा,
और नीचे वाली का नाम दे दिया मकर रेखा। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होता है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। बस यही यहाँ पर पूछा गया है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अब बताइए, उष्ण कटिबंध हमने आपसे पूछा, तो उष्ण कटिबंध की अभी हमने बताया कि सूर्य जो, एक सेकेंड लाल लेते हैं, सूर्य जहां पर सबसे ज्यादा रोशनी डालेगा, जहां सबसे ज्यादा गर्मी डालेगा, और ये डालता है कहां पर, बीचों बीच वाले पॉइंट में, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए समझाते जा रहे हैं, आप लोग समझते चलिए। ठीक है, और देखिए सुपर टेट वाले भी इसमें पढ़ते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सुपर टेट में भी पूछा जाता है, और बाकी टीजीटी वालों का तो है ही, टीजीटी वाले भी पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, और बीपीएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसको पढ़ें। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलिए बताइए क्या है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, बताओ जल्दी से, भूमध्य रेखा पर कैसी होती हैं फटाफट से। तो ये डायरेक्ट सीधे पड़ती हैं, मतलब लंबवत होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भगाते हैं सीधा। पूछा गया है, शीतोष्ण की बात हो रही है, हाँ हम पढ़ रहे हैं। चलिए, शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, बताओ जल्दी से। शीतोष्ण की बात हो रही है, हमने शीतोष्ण बोला था, शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, मतलब वहां ठंडक भी होगी, वहां गर्मी भी होगी। तो ऐसा एरिया कौन सा है, यहाँ पर तो भाई बीचों बीच गर्मी रहने वाली है, उष्ण कटिबंध हो गया। इसके ऊपर जो है गर्मी भी रहेगी, ठंडी भी रहेगी, मतलब यहाँ की बात हो रही है शीतोष्ण कटिबंध की। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये कहां से कहां तक रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है ना, देखिए ऐसा होता है ना, हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, बीचों बीच से हमने पृथ्वी को बांटा, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, समझिएगा फटाफट से। ऊपर हमने बताया था 23.5 डिग्री, जिसको हम मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा कहते हैं ऊपर वाली को, और नीचे वाली को हम मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब उसने पूछा है कि शीतोष्ण, तो यहाँ पर इतने में तो हमें उष्ण कटिबंध मिल रहा था, मतलब गर्मी वाला एरिया मिल रहा था। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मतलब 23.5 से हम 66.5, मतलब 30 डिग्री का अंतर होता है ना, 23 डिग्री का, है ना, 66.5 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ 23.5 से 66.5 के बीच का जो टाइम मिले, जो हमें यहाँ पर ये मिलता है ना एरिया, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो बस यही आपसे पूछा गया है इसमें। हाँ ठीक है, तो क्या हमने बताया आपको, 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो अक्षांश हमें मिलता है, जो कटिबंध मिलता है, वो आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है, आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, हाँ मैम आज तक हमने ऐसे नहीं पढ़ा, टेट में पढ़ा है पर कोई इस तरह से नहीं पढ़ाया है, शाबाश, कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, टेट सुपर टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने, अभी फिर बताएंगे। लीजिए, समताप रेखाएं क्या होती हैं, बताइए फटाफट से, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। समताप रेखाएं क्या होती हैं, बताइए। पहली बात तो जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर काल्पनिक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि पटरी लेके नाप दिया गया हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो काल्पनिक रेखाएं सभी रेखाएं हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट दिया है, सभी स्थानों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ये भी एकदम सही है स्टेटमेंट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया गया है शीत कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है, अब बताओ जल्दी से। शीत कटिबंध, देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा शीतोष्ण, उष्ण और शीत, तीन हमने आपको बताए थे कटिबंध। एक बार सुन लीजिए फिर से, यहां से हमने ऊपर 23, 0 से 23, 23.5 तक हमने क्या पढ़ा था आपका, उष्ण कटिबंध पढ़ा। ठीक है, फिर 23.5 से 66.5 तक हमने क्या पढ़ा, समशीतोष्ण पढ़ा, मतलब शीतोष्ण वाला पढ़ा। ठीक है, फिर 66.5 से लेकर ऊपर जो 90 का पॉइंट होता है, 66.5 से लेकर ऊपर 90 पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है, वो
क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। तो ये आपको मेनली याद रखना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? शीत कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है? तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में आपका पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जो समझा रहे हैं हम आप लोगों को? बताइए। चलिए, दिया है ध्रुवों के पास कितने दिनों की दिन और रात होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने पढ़ा होगा जब छोटे बचपन में थे तो आपको लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने दिन हो सकता है, 6 महीने रात हो सकती है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना? जादू लगा करता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सर लोग तो ऐसे उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को, है ना? लेकिन वास्तविकता यही है कि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। ठीक है, पृथ्वी को आप लोग जानते हैं वो घूमती रहती है अपने चारों ओर, तो घूमती घूमती है, साथ में सूरज के चारों ओर भी घूमती रहती है। कभी यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ आ जाती है। तो जब यहाँ आ जाती है तो ऊपर वाले हिस्से में धूप नहीं पड़ती, नीचे नीचे पड़ती है, तो यहाँ पर 6 महीने हो गई, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, चलो, दिया है भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? बताओ जल्दी से। भारत के कौन सा भाग है जहां से कर्क रेखा निकलती है? फटाफट से बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा है इसको। 91 नंबर पे ये 23.5 लिखा है, तो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही है, भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। आगे चलते हैं। दिया है किन कारणों से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? फटाफट से बताओ, दिन और रात काहे से होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से भी होते हैं, परिक्रमण गति से भी होते हैं, और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा से भी होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी किससे होते हैं? बताइए क्या होगा? देखिए, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसकी वजह से? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होते हैं। और ऋतुओं जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति से होता है, और जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा गति से होता है। आपको याद रखना है। और सूर्य चंद्र ग्रहण ये वही चीज है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से अलग अलग भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी पर दिन रात किससे होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पूछा गया है पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? फटाफट से बताओ क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। देखिए, आप जहां जिस जगह पर बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, उसी में बैठे बैठे बस अपने ही यहां से मुंह घुमाओ, पीछे को घूम जाओ। मतलब जहां बैठे हो बस अपना जहां जहां इस तरफ को मान लो मुंह है, तो बस ऐसे मुंह घुमा के ऐसे फिर से आ जाओ उसी तरफ। ठीक है, ये होती है आपकी परिभ्रमण गति, इसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, और आप उठकर, आप जिस जगह पे बैठे हैं आप उस जगह से उठकर अपने घर के बाहर निकलिए, अपने घर के चारों तरफ घूम जाइए। मतलब घर के चारों तरफ रास्ता बनी हुई है, तो इस रास्ते से घूम घूम के फिर अपने रास्ते पे आ जाइए। तो ये होती है परिक्रमण गति। मतलब मंदिर का जो हम परिक्रमा लगाते हैं ना, उससे समझ लीजिए कि मंदिर बीच में है, हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये परिक्रमण गति हो गई। और अगर हम जहां बैठे हैं वहीं वहीं घूम ले, चाई माई हो जाए, तो ये परिभ्रमण होती है। ये आपकी 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ऐसे ही पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, और जब पृथ्वी अपने ही चारों ओर घूम घूम के जाती है, इसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, पूछा गया है पृथ्वी की घूर्णन गति। देखिए, परिभ्रमण को ही हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम अपने ही जहां बैठे हैं वहीं को वहीं खिसक लिए, थोड़ी सा घूम लिए बैठे बैठे, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति, उसी को हम परिभ्रमण गति कहते हैं। अब बताओ क्या होगा 94 का राइट आंसर? बताओ जल्दी से। हाँ, बी नंबर, पृथ्वी द्वारा अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमना घूर्णन गति हो जाएगी। मतलब अपनी ही जगह पे चारों ओर चाईमाई घूम गए हो जाएगा। आगे पूछा गया है पृथ्वी का जो अक्ष है अपने कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? मालूम है किसी को? बताओ जल्दी से। अक्ष का जो तल है, फटाफट से बताइए। अपने कक्ष से, कक्ष की बात हो रही है यहां पर, याद रखना है कक्ष तल की बात हो रही है। और कक्ष तल की जब बात होती है तो याद रखना 66.5 डिग्री घूमती है। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है, इतना आपको रट के रखना है। ठीक है, और अगर कक्ष की बात होती है तो 23.5 हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री। अगर कक्ष तल की जगह अक्ष तल होता तब आपका 23.5 हो जाता, और यहाँ कक्ष तल पूछा है तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है दैनिक गति किसको कहते हैं? फटाफट से बताइए, दैनिक गति किसे कहते हैं? क्या होगा 96 का नंबर?
बिल्कुल। तो दैनिक गति का मतलब क्या होता है? मतलब दिन रात किसकी वजह से होते हैं? दिन रात किसकी वजह से होते हैं? तो पृथ्वी जो है अपने ही अच्छ के चाई माई घूम जाए, अपने ही जहां बैठी हुई को खिसक ले वहीं घूम जाए, तो इसको हम दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? बताओ, 97 नंबर का प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से। ये जैसे सूरज है मान लो, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी बनी हुई है। अब कुछ जो प्रकाश पड़ रहा होगा, सूर्य का प्रकाश जहां तक पड़ रहा होगा, मान लीजिए इतने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इतना, ये जो लाइन बन गई हमारी, यहां तक केवल सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है, इस तरफ नहीं आ पा रहा है, तो ये जो लाइन बन गई इसी को हम प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहां दिन होगी और जहां नहीं तो रात हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 98 नंबर। और देखिए, जो समझाते जा रहे हैं हम लोग आपके भले के लिए ही समझा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा फास्ट कराइए, तो फास्ट कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझाना भी नहीं पड़ेगा, हमें भी आसानी रहेगी बोलने में। हम सोच रहे हैं कि हम जितना ज्यादा पढ़ा सके उतना पढ़ा दें। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? 365 दिन 6 घंटे, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लीप ईयर किसे कहा जाता है ये पूछा गया है, बताइए लीप ईयर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है फटाफट से। क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर, बताइए। तो देखिए, लीप ईयर हम उसको कहते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और दिन होते हैं 366। फरवरी 29 दिन की और 366 दिन होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, सबने 99 का ए दिया है, मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है कि आगे भी बढ़ जाए, एक दिन बढ़ जाएगा ना पगलुओ। आगे दिया है किन कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बताइए कौन से कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है? ये सी ऑप्शन है दिया है, एक सेकेंड, ये सी ऑप्शन है दिया है जिसमें लिखा है ए और बी दोनों। बताइए 100 नंबर पे आइए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है बताइए। तो जब पृथ्वी परिक्रमा लगाएगी सूर्य का परिक्रमा लगाएगी, तो हमेशा कभी यहां दिन हो जाएगा, कभी यहां दिन हो जाएगा, कभी यहां दिन हो जाएगा, कभी यहां दिन, तो बदलता रहेगा, है ना। तो ऋतुएं बदलती रहती हैं, किसकी वजह से? परिक्रमा करने की वजह से बदलती हैं ऋतुएं, मतलब परिक्रमण गति के कारण होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। क्या हो गया? 98 को देखिए मैम, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो यही होगा आपका पगलुओं, ध्यान देना, 365 दिन 6 घंटे। अच्छा ये बताइए, लीप ईयर कितने वर्षों बाद आता है? 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, सभी को मालूम होगा, हम यहाँ कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, मतलब 4 साल में कितने एक दिन बढ़ता है ना आपका, तभी तो 366 दिन होते हैं। एक लीप ईयर जब बढ़ जाता है 366 दिन हो जाते हैं ना, मतलब एक दिन बढ़ता है। एक दिन कैसे बढ़ता है? क्योंकि एक साल में 365 दिन 6 घंटे बढ़ी, फिर अगले साल 6 घंटे बढ़ी, ऐसे करके 4 साल जब 6 घंटे बढ़ते हैं तो 6 को 24 घंटे हो गए, मतलब 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। और एक दिन जब बढ़ता है तो वही चौथे वर्ष लीप ईयर बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैम यहां से ये चीज हुई है, समझ में आ गया कि ये जो 6 घंटे हैं, हर 4 साल बाद 6 घंटे जब जुड़ जाते हैं तो 24 दिन हो जाते हैं, और वही 24 जो घंटा होते हैं ना, वही 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं, और वही 29 फरवरी हो जाती है, इसीलिए 366 दिन हो जाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलो 101 नंबर पे आइए, पूछा गया है 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101 नंबर पे आइए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? हाँ, एस्टेट की भर्ती आएगी ना तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, क्या मस्त समझाया है मैम, वेरी गुड। मैम जी के समझ नहीं आ रहा है, कुछ बता दो। क्लास 6, 7, 8 की बुक पढ़ लेना, जो सरकारी स्कूलों में चलती है ना। वैसे तो आप लोगों के लिए, आप लोग अभी तक बिल्कुल सस्ती भाव की समझते रहे होंगे, लेकिन उसमें जो कंटेंट दिया है ना वो काबिले तारीफ दिया है। उसमें जिसने पढ़ लिया ना, बहुत गजब का उसमें समझा कर लिखा हुआ है। ठीक है,
हाँ, तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती हैं? तो याद रखना आप लोग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। कहां पर? कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। और इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। ठीक, आगे पूछा गया है 21 जून को सूर्य की किरणें, अच्छा ये 2 बार लिख गया है, चलिए 102 नंबर पे आइए। पूछा गया है पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं? बताइए। हाँ, वेरी गुड। इसको बताइए, पृथ्वी की कौन सी अवस्था को हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं? दक्षिण अयनांत का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। हाँ, दक्षिण अयनांत का मतलब होता है कि दक्षिण की, मतलब दक्षिण भारत में। दक्षिण अयनांत का मतलब क्या होता है? ये जो दक्षिण भारत है, भूमध्य रेखा के जो नीचे का भारत होगा, सॉरी भारत नहीं, जो दक्षिण का एरिया होगा, पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं? ये जो दक्षिणी भाग होगा, मतलब ये 0 डिग्री के नीचे का जो पार्ट होगा, ये दक्षिण अयनांत होगा, दक्षिण होगा, दक्षिण गोलार्ध होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। इसी को हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं। जब यहाँ पर बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा, तो सबसे छोटी रात भी इसी तारीख को होगी, 22 दिसंबर को। मतलब 22 दिसंबर को अगर दिन लंबा हो गया तो रात छोटी हो जाएगी, है ना। तो रात छोटी होती है दक्षिण गोलार्ध में और दिन बड़ा होता है 22 दिसंबर को। इसी को हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन को देखिए, जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, रातें छोटी हो, बिल्कुल सही है। और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो, रातें लंबी हो, ये भी बिल्कुल सही है। जब दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन हो गया, तो अब उत्तरी गोलार्ध में तो छोटा दिन होगा, रातें लंबी हो जाएंगी। उल्टा होता है, ऊपर नीचे का दोनों का उल्टा होता है, इसमें याद रखिएगा। तो यही चीज आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और फिर दिया हुआ है ऑप्शन सी में, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये भी एकदम सही बात दी हुई है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपना दिमाग लगाइए, अब हम यहां कुछ नहीं बताएंगे, फटाफट से बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा। सुपर टेट के लिए हम पढ़ाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बाकी सब्जेक्ट है ना, और बाकी जीके जीएस यहीं से पढ़ लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं आपको। क्या होगा 103 नंबर पे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मकर रेखा, एकदम राज जाट, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है अशोक कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए होगा, मकर रेखा सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। दिया है उत्तरी गोलार्ध में, बताना है क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में। ये 2 बार लिख गया है, 23 सितंबर जो है ना, ये 2 बार लिख गया है, इसको हटा दीजिए। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में शरद, ये लिखा है शरद, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु कौन सी तारीख को होती है? बताइए। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, शरद, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु कौन सी तारीख को होती है, ये आपको बताना है, बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडक होती है, मतलब शरद ऋतु होती है, और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर कौन सी तिथि को लंबवत पड़ती हैं? बताइए। विषुवत वृत्त, विषुवत की बात हो रही है, बताइए 105 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। विषुवत मतलब भूमध्य रेखा की बात हो रही है। यहां पर जो है दिन रात बराबर होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग करेंगे एक साथ, इसमें तो दिए ही नहीं है भाई। इसको 21 मार्च कर लीजिए, इसको 23 सितंबर कर लीजिए, ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर दे दिया गया है, ठीक 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 ठीक, समझ गए। ये ऑप्शन 2 बार लिख गए हैं, ये तभी हो रहा है। ये ऑप्शन ए नंबर पे दिया है, 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत पड़ती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए, दिया गया है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग है जो जल है, जल से घिरा हुआ है? बताइए।
क्या होगा? पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग है जो जल और स्थल से घिरा हुआ है? ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कितने भाग पानी है अपने पृथ्वी पे और कितने भाग स्थल है। बताओ जल्दी से, सभी को पता है ना? तो लगभग 71%, मतलब 70.8% के लगभग पानी है और मात्र 29% स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 107 पे दिया है, किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता होती है? बताओ जल्दी से, कौन सा गोलार्ध है? मतलब यहां पर सबसे ज्यादा, ये पृथ्वी जो है 20 से भाग दिया, भूमध्य रेखा से बांट दिया, ऊपर सबसे ज्यादा जमीन है कि नीचे सबसे ज्यादा जमीन है, ये पूछा गया है इसमें। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जमीन है, मतलब स्थल पड़ता है यहां पर। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया है, समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में है? बताइए। अब सबसे ज्यादा इधर पे है ना? तो कितना भाग है जो अपने ये उत्तरी गोलार्ध में है? कितना प्रतिशत भाग है? तो 75% भाग जो है ना, स्थलीय भाग, 75% स्थलीय भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। सही से नहीं दिख रहा है? काहे नहीं दिख रहा है? क्वालिटी बढ़ा लो, दिखने लगेगा। हमारे में एकदम क्लियर है, फुल एचडी में चल रहा है इधर पे। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए तो दिखने लगेगा। चंद्रमा पर जीवन की जो संभावनाएं है वो क्यों नहीं है? बताइए। चंद्रमा में काहे नहीं है जीवन की संभावना? काहे नहीं जाते हो? मंगल पे काहे जा रहे हो? बताओ। चंद्रमा पे जाओ ना, वही जमीन खमीन खरीद के बढ़िया से घर बसाओ अपना, बढ़िया बीवी के संगे। काहे जाओ जल्दी से चंद्रमा पे। चंद्रमा पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वायुमंडल नहीं है, सांस कहां से लेंगे? बताओ जल्दी से, सांस नहीं ले पाएंगे, है ना? हाँ। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, ये पूछा जा रहा है इसमें कि चंद्रमा अक्ष के परितः लगभग कितने दिनों में एक परिभ्रमण पूरा करती है? परिभ्रमण पूछा है उसने, मतलब अपने ही धुरी पर कैसे घूम जाती है, कितने दिन में घूम जाती है अपने ही धुरी पे? तो ये याद रखना, 27 दिन में अपने ही धुरी पर घूम जाती है वो। ठीक है, 27 दिन में चंद्रमा अक्ष के परितः लगभग कितने दिनों में एक परिभ्रमण करता है? मतलब चंद्रमा की बात हो रही है, पृथ्वी की नहीं, चंद्रमा पूछा गया है। चंद्रमा जो है ना अपने ही परितः घूम जाता है 27 दिन में। ठीक है, याद रखना है। हाँ, तो आज हमने 110 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, कल हम लोग 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें ये पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। ये आज आपका होमवर्क है। पूछा गया है इसमें, चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, 24 घंटे 40 मिनट, 23 घंटे या 23 घंटे 40 मिनट। ठीक है, हम लोग चांद के पार जाएंगे मैम। अच्छा, चांद में नहीं जाना, चांद के पार जाएंगे। हाँ शाबाश, चलिए तब तो फिर हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है विश्रांत जी, आई एम विद यू। ठीक है, आपके साथ चलेंगे। आज मैम क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। देखिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को पता चल सके कि जो थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, राज जी बोल रहे हैं। सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा। सुपर टेट प्लस टीजीटी वाले जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर जाने की गारंटी नहीं है। ठीक है, यहां से तो बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज हमने आपकी स्टार्ट की हुई है बिल्कुल जीरो लेवल से। आपका भूगोल स्टार्ट है अभी, भूगोल जल्द ही निपट जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर थ्योरी में ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा अगर थ्योरी में पढ़ाई तो थोड़ा सा ज्यादा दिन लग जाएंगे, मतलब 8-10 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, मैं भी नहीं ले पाई श्रुति जी, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ दोबारा देख लेंगे। हाँ, दोबारा देखिएगा तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा, सुपर टेट वालों तक भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उसमें टीजीटी लिखा हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि काफी लोग भ्रम में पड़े हों। हाँ चलिए, तो फिर ऑफ करते हैं। अभी 8 बजे फिर से क्लास लगी हुई है, टीजीटी वालों की टेस्ट है आज आप लोगों का, तो उसमें आ जाना आप लोग। ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं। अब आपकी क्लास देखे बिना नींद नहीं आती है, वाह, ऐसी क्लास आज तक नहीं पढ़ी। दीक्षा कुमारी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साधना जी, नाइस। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छा समझाती हो मैम, जी के समझ नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, धीमे धीमे आने लगेगा आपको। ठीक है, हाँ चलिए ऑफ करते हैं अब। चलो, बचपन से पढ़ते तो टॉप कर जाते हर क्लास में। हाँ चलिए।